नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, 2 अक्टूबर से जन सुराज पदयात्रा के अभियान के तहत मैंने आपके ज़िले पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से पदयात्रा अपनी शुरू की है। आज करीब मुझे पैदल चलते हुए 37-38 दिन हुए हैं। इस दौरान हम लोग करीब 2/3 पश्चिम चंपारण पैदल चलकर अभी आज यहाँ बैरिया पहुँचे हैं। अभी इस ज़िले में मुझे कुछ और दिन बिताने हैं। यहाँ से हम लोग नौतन, बेतिया, मझौलिया होते हुए पूर्वी चंपारण में जाएंगे। अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है उसको संक्षिप्त में अगर 2-4 जो महत्वपूर्ण बातें मेरी समझ में आई वो मैं आपसे साझा करता हूँ। उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं उसका जवाब देंगे। यहाँ पश्चिम चंपारण में एक जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग बिहार के स्तर पर समझते हैं, पलायन की, ये बात तो पहले भी जानकारी थी कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लड़के बाहर रोजगार की तलाश में, रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं। जब मैं यहाँ गांव में इतने दिन से घूम रहा हूँ तो पलायन की समस्या के विकरालता का अनुभव हो रहा है। अभी छठ के बाद तो गांव में कुछ नए युवा दिख रहे हैं, लेकिन छठ के पहले तक जब मैं गांव में घूम रहा था तो ज़्यादातर गांव में मुझे वृद्ध, बच्चे और महिलाएं मिलती हैं। और पूछने पर, पता करने पर पता चलता है कि 60 से 70% तक युवा जो काम करने के एज ग्रुप में हैं, ऐसे लोग 12 से 15,000, 20,000 के रोजगार की तलाश में या रोजगार के चलते, रोजगार के लिए बिहार से बाहर किन्हीं दूसरे राज्यों में काम करते हैं। और चंपारण में मुझे ऐसे लोग भी मिले जो लद्दाख से लेकर केरल तक जाने वाले लोग हैं। कुछ एरिया में ऐसे भी लोग मिले जो लद्दाख जाते हैं, कुछ एरिया में ऐसे लोग मिले जो केरल जाते हैं। तो पूरे भारत में यहाँ से लोग जा रहे हैं। ये पलायन की विकरालता, यहाँ पर रोजी रोजगार का अभाव उस चीज़ को दिखाता है। दूसरी जो बड़ी बात यहाँ देखने को आई, ये जो बालू पत्थर उद्योग यहाँ होता था, वन राज्य अधिनियम के पूर्णतः लागू नहीं होने की वजह से, खासकर जो ऊपरी एरिया है, जो नॉर्थ का एरिया है, थरवट का एरिया जिसको आप बोलते हैं, उस एरिया में और उससे लगते हुए प्रखंडों में लोगों ने बड़ी संख्या में ये बताया कि वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ जो पत्थर का काम था, बालू की जो उपलब्धता थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और पुलिस का उसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, जिसकी वजह से जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो तो नहीं मिल रहा है। आर्थिक क्षति तो एक बात है, लेकिन दूसरी जो उसकी बड़ी समस्या है कि जो पत्थर नदी के द्वारा आता था, वो चूंकि अब पत्थर वहाँ से उठाया नहीं जा रहा है, तो नदी का बेड जो है नीचे से वो ऊपर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी से कटाव की समस्या, करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें कि कटाव की समस्या आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले नहीं थी, वो अब उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नई बात समझ में आई। तीसरी बात जो लोगों ने हर जगह बताया, यहाँ पर कृषि की जो दिक्कत है, भूमि उपजाऊ है। चंपारण में मैं जहाँ गया हूँ, अगर ये बूढ़ी गंडक के कुछ कटाव वाले एरिया को छोड़ दें, ये चौमुखा वाला जो एरिया है, तो ज़्यादातर जगहों पर भूमि उपजाऊ है। कृषि योग्य भूमि का पूरा वहाँ कृषि हो रही है। लेकिन लोगों की जो समस्या है, यूरिया की अनुपलब्धता, एक तो 277 का यूरिया 800-900, कुछ जगहों पर तो लोगों ने 1100-1200 रुपये में भी यूरिया खरीदा है। लेकिन लोगों को पैसे से भी ज़्यादा इस बात का दर्द है कि जब उनको ज़रूरत थी वो 1100 रुपये में भी यूरिया नहीं मिला। और जो फसलों के दाम हैं, यहाँ 2 मुख्य फसल अभी इस सीजन में है, धान और गन्ना। दोनों ही चीज़ में, जैसे धान का समर्थन मूल्य है वो 2040 है, लेकिन अभी तक पूरे चंपारण में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला 37-38 दिन में जिसने अपना धान 1300 रुपये से ज़्यादा या 1350 रुपये से ज़्यादा बेचा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो 1000-1100 रुपये में भी मजबूरी में अपना धान बेच रहे हैं। गन्ने को लेकर जो लोगों ने बताया, यहाँ 3 मुख्य वैरायटी गन्ने की लोग उपजा रहे हैं। एक वैरायटी जो मिल वाले प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं या कैटेगरी ए जिसको मानते हैं, उसमें लोगों की शिकायत ये है कि उस वैरायटी में रोग ज़्यादा लग रहा है और वो गन्ना सूख ज़्यादा रहा है। लेकिन चूंकि मिल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि नहीं आपको यही वैरायटी लगानी है,
इसलिए ज़्यादातर लोगों को वही वैरायटी लगानी पड़ रही है, जिससे कि उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, लोगों ने गन्ने को लेकर 2-3 बातें जो बताई कि जो दूसरे कैटेगरी और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है, मिल वाले उसको लगा रहे हैं, उसका पैसा कम, समर्थन मूल्य ही कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी है कि उस गन्ने को सबसे अंत में लिया जाएगा। अंत में लिए जाने की वजह से वो गन्ना, कई जगहों पर लोगों ने इस बात की शिकायत की कि वो गन्ना हमारा खेत में खड़े खड़े ही सूख रहा है। गन्ने को लेकर और जो शिकायत लोगों ने बताया कि एक तो यूपी के मुकाबले यहाँ समर्थन मूल्य कम है, दूसरा जो मिलों की धांधली है वेट में, एक ट्रेलर में लोग बता रहे हैं कि 5 क्विंटल मिनिमम वेट की हेराफेरी है, जो किसी भी हालत में किसान के अपने जेब से ही कट रहा है। एक ट्रेलर जो गन्ना जाता है उसमें कम 5 क्विंटल तक वजन कम करके ही उसको लिया जाता है। पर्ची का जो सिस्टम था यहाँ, जिसमें बिचौलियों को बहुत बड़ी एक एडवांटेज उनको था, जिसके पास 10 बीघा भी खेत है उसने 100 बीघे का 100 एकड़ का पर्ची बनाया हुआ है और इफेक्टिवली वो बिचौलिए के तौर पर छोटे किसानों से गन्ना खरीदकर मिल को बेचता है। सरकार ने उसमें शायद कुछ सुधार करके अभी मोबाइल पर सूचना देनी शुरू की है, पर्ची को रिप्लेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन ज़्यादातर किसानों से जहां तक मैं बात कर पाया हूं, लोग अभी भी पर्ची पर ही आधारित हैं। खासकर जो छोटे गन्ना उत्पादक हैं, उन लोगों के पास ये मोबाइल वाली सुविधा या मोबाइल के माध्यम से पर्ची की जगह जो व्यवस्था बनाई गई है वो सुविधा अभी लागू नहीं हुई है। तीसरी बात जो चंपारण में बड़े स्तर पर सुनने को मिली अभी तक, वो है बाढ़ की और कटाव की समस्या। जैसे जो सीमांचल के कोसी के एरिया हैं या कुछ बिहार के दूसरे जिले हैं जहां पर कि हम लोग जानते हैं कि वहां बाढ़ आता है, वहां बाढ़ से बचने की या बाढ़ आ जाने पर उस पर राहत की, सहायता की एक समुचित व्यवस्था है। चंपारण के विषय में जो मुझे समझ में आया कि चूंकि यहाँ पर बाढ़ ज्यादातर केसेस में फ्लैश फ्लड है, मतलब एक दिन आया 2 दिन आया बाढ़ निकल गया, तो यहाँ के लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। बाढ़ से उनको नुकसान भी हो रहा है और बाढ़ का जो राहत है, बाढ़ से जो राहत का जो प्रावधान है उसका भी उनको फायदा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी जो नदी जिसको लेकर लोगों ने अभी तक मुझे बताया है, अभी तक जितने एरिया में मैं गया हूँ, एक तो मसान नदी के कटाव को लेकर पूरे चंपारण में करीब करीब 5-6 प्रखंडों में लोगों ने मसान नदी से कटाव, उसके द्वारा जो बाढ़ की विभीषिका है उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ यहाँ जो गंडक नदी है, जो आप जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, तो नॉर्थ के एरिया में, नॉर्थ और सेंट्रल वेस्ट चंपारण में, उत्तर और मध्य चंपारण में आपको मसान नदी के कटाव और उससे आने वाले बाढ़ की बात, और निचले एरिया में ये बैरिया नौतन वाले एरिया में गंडक से कटाव, गंडक से बाढ़ की बात। जैसे मैं कल ही अभी पैदल चल के आ रहा था, तो जितने ग्रामीण मुझे मिले, चौमुखा से लेकर बैरिया आने में करीब 30 किलोमीटर में चल के आ रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर लोगों की चिंता ये है कि 2001 से 2004 में बाढ़ आया था, लोगों को अपना घर, गांव, देहात, पंचायत छोड़कर 3 दिन 4 दिन भागना पड़ा था। उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि वापस फिर से ये होने वाला है, क्योंकि नदी कटते कटते नए बांध के बिल्कुल करीब आ गई है। ये लोगों ने मुद्दा उठाया। तो बाढ़ और जल संसाधन की जो व्यवस्था है, उसमें जैसे मसान नदी को लेकर बताया कि केदार पांडे जी के टाइम पर मसान नदी पर डैम बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद उस पर कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी एरिया में लोगों को तकलीफ है। तो एक ये बड़ा मुद्दा। इसके अलावा करीब 27 छोटी बड़ी नदियों का लोगों ने नाम लिखवाया है, जिसको आप बरसाती नदी मान सकते हैं। ऐसी नदियां जिसमें कभी अचानक से, अभी तो वो सूखा हुआ है, लेकिन अचानक से उसमें नेपाल से पानी आ जाता है, बरसात के दिनों में पानी आ जाता है और बड़ी संख्या में, बड़ी उससे तबाही लोगों की होती है। 1 या 2 दिन में तबाही हो जाती है और सरकार को कई जगहों पर, कई अवसरों पर तो उनको पता भी नहीं चलता है कि बाढ़ आ गई, 2-4 गांव बह गए, उनका फसल बर्बाद हो गया, उनके जानवर बर्बाद हो गए। इसके अलावा जो लोगों ने एक और जो बड़ी बात चंपारण में जो मुझे अभी तक देखने को मिली है, यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा है उसको लेकर भी मैं बड़ी संख्या में लोगों ने कंप्लेन करा है। कोई एक मोटे तौर पे अनुमान है, मैं इसका ऑथेंटिक कोई प्रमाणिक तौर पर बात नहीं कह सकता हूँ, करीब करीब 1.25 लाख ऐसे लोग चंपारण, पश्चिम चंपारण में हैं
जिनको जमीन का पट्टा पिछले 30 से 35-40 साल में दिया गया है, अलग अलग सरकारों के द्वारा दिया गया है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, उनको पट्टा तो मिल गया लेकिन जमीन का मालिकाना हक उनके पास आज तक नहीं आया है। इस वजह से ज़्यादातर भूमिहीन जिनको सरकार ने अपने कागज पर जमीन दे दिया है उनके हाथ में जमीन नहीं है। क्योंकि यहाँ कटाव की समस्या बहुत है, इसलिए विस्थापितों की भी एक बड़ी संख्या है। रोड के किनारे बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखे मिले जो अपने गांव से बिल्कुल विस्थापित हो गए, बाढ़ आ गया या कटाव की वजह से। वो बजरा में भी लोग मिले, चौमुखा में भी लोग मिले, कई प्रखंडों कई पंचायतों में लोग मिले, मसान वाले भी एरिया में मिले, जिनको लोगों को अपनी पूरी जमा पूंजी पूरे जीवन की कमाई छोड़कर विस्थापित होकर सड़क के किनारे गरमजरुआ जमीन पर रहना पड़ रहा है या उनके पास अपना स्थायी रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये 3-4 जो बड़ी समस्या जो मैंने आपको बताया कि यहाँ रोजी रोजगार, पत्थर बालू की जो समस्या है वो, तीसरी बात जो किसानों के लिए यूरिया और खासकर नेपाल से और यूपी से लगता हुआ जो एरिया है जिसके वजह से जो कालाबाजारी हुई है खाद की, यूरिया की और दूसरे खादों की, उसकी वजह से जो परेशानी है, फसलों का दाम न मिल पाना, वो चंपारण स्पेसिफिक घटना नहीं है लेकिन यहाँ पर चूंकि किसान बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो उस पर लोगों ने बात करी, बाढ़ और कटाव की बात। इसके अलावा जो चंपारण विशेष जो मुझे बातें समझ में आई हैं, क्या यहाँ पर दलित, महादलित और अति पिछड़ों में खासकर जो ये बिंद मलाह समाज के जो लोग यहाँ रहते हैं उनमें अभी भी ज़्यादातर लोग, मैं जहाँ पर भी गया, नोनिया, बिंद या अति पिछड़ा आप जनरल कह लीजिए, जो 4-5 यहाँ बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित के लोग हैं, उनके घर ज़्यादातर जगहों पर मुझे आज भी मिट्टी के या झोपड़ी की ही दिखे। लोगों के घरों में जाकर भी देखा हमने, लोग पकड़कर हाथ ले भी जाते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए कि उनके घरों की दशा क्या है, वो कैसे रहते हैं। तो दलित महादलित टोलों में तो मुझे ऐसा ही दिखा कि घरों में लोग आज भी मिट्टी के घर में या झोपड़ी में रह रहे हैं और उनके घर में चौकी खटिया भी नहीं है। ज़्यादातर घर में लोग नीचे ही फर्श पर बिछाकर या जमीन पर बिछाकर सोते रहते हैं। बरसात में उनके घर में पानी घुस जाए तो लोग चाचर बिछाकर रहते हैं, उनके यहाँ खटिया चौकी भी नहीं है। इसके अलावा 2-3 बातें जो सरकार दावा करती है इंदिरा आवास योजना को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका नाम हो गया है, जहां पर भी आप जाइएगा लोग यही बताते हैं कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को, बेनिफिशरीज को आवास नहीं मिला है, या जिनको मिला है वो इंदिरा आवास योजना के जमाने में 20,000 रुपया मिला था। आज जिनको 1,40,000 रुपया मिल रहा है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली, 25,000 से 40,000 रुपये तक लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। उस देने के बाद भी लोगों का जो मानना है या लोग जो बता रहे हैं कि जो 30,000 रुपया 35,000 रुपया घूस देने के बाद भी जो पैसा मिलता है उससे वो घर इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बालू की और गिट्टी की उपलब्धता नहीं है। लोगों ने जो बताया कि अगर वो बालू खरीदते हैं तो करीब करीब 60-70 हज़ार रुपये का तो सिर्फ बालू ही हो जाता है। तो अगर 1,40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल रहा है, उसमें 25-30 हज़ार 40,000 रुपये आपने पीसी में दे दिया या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, आपके पास 1 लाख से 1,10,000 रुपये बचा और उसमें 60,000 रुपये का अगर आप बालू ही खरीद लेंगे तो घर कैसे बनाएंगे। तो जो मुझे समझ में आया, लोगों को जिनको पैसा मिल भी रहा है वो भी उस पैसे को लेकर किसी दूसरे चीज में उसका उपयोग कर रहे हैं, वो घर नहीं बना रहे हैं। एक स्कीम की जो लोगों ने बात करी कि जिनको इंदिरा आवास योजना में पहले 20,000 रुपया मिला था, शायद सरकार ने अभी नया प्रावधान किया है कि उनको एक घर को बेहतर करने के लिए 50,000 रुपया की एक सुविधा दी जा रही है, लेकिन वो स्कीम की अभी घोषणा हुई है। जमीन पर मुझे अभी तक उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं मिला जिसको घर के अपग्रेडेशन के लिए या मरम्मती के लिए 50,000 रुपया मिला हो। कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी बात जरूर की कि हाँ ये स्कीम आई है, लेकिन अभी लोगों तक ये स्कीम पहुंची नहीं है। दूसरी एक जो बड़ी बात समझ में आई, शौचालय को लेकर। ज्यादातर गांव में जो यहाँ पर ODF गांव घोषित हैं, कहीं पर भी आप नाक पर गमछा बांधे बगैर गांव से निकल नहीं सकते हैं। खुले में शौच हर गांव की सच्चाई है। मैंने जहाँ तक पता किया, क्योंकि ज़्यादातर गांव में मैं जब चल रहा हूँ तो वहाँ के मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि साथ में चलते हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि भाई अगर आपका गांव ODF है तो ये इतने खुले में शौच क्यों है, तो एक लोगों की समझ होती है कि शायद लोगों के घर में शौचालय बन गया है और वो यूज नहीं कर रहे हैं। वो बात नहीं है।
यहाँ खुले में लोग ये बता रहे हैं कि शौचालय बनाने के क्रम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। 2000 से 6000 रुपए तक अधिकारी और जो लोगों की भी मिली भगत हो उनको दिया गया। 12000 रुपया बेनिफिशियरी को मिल गया। शौचालय सिर्फ कागज पर ही बनाया गया और सरकार के दबाव में ODF के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। दूसरी एक और जो समस्या जो दो समझ में आ रही है, सड़कों को लेकर ये मानना है कि नीतीश जी की सरकार में सड़कें बनी हैं। उसकी सच्चाई जो मैं देख पा रहा हूँ, 38 दिन हो गए मुझे पैदल चलते हुए अभी तक, और मैं इसका अभी 2 दिन के बाद वीडियो भी जारी करूंगा। अगर आप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को छोड़ दें तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति शायद लालू जी के जंगल राज में जो स्थिति थी उससे भी भयावह है। कोई भी गांव मुझे ऐसा नहीं मिला जहां ग्रामीण सड़क सही दशा में हो। कोई भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां नलियों का और गलियों का पक्कीकरण हुआ हो, जिसका दावा या जो वादा 7 निश्चय में 2015 में किया गया था। इसके अलावा 2 और बातें, हर घर नल के जल की योजना जो 2015 7 निश्चय से चल रही है, उसमें अभी तक मैं जो 38 दिन में चला हूं, 200 से ज्यादा वार्ड्स में तो मैं स्वयं चल के जाकर देख के आया हूं। 3 वार्ड ऐसे मुझे मिले जहां हर घर नल के योजना के तहत योजना टंकी और पानी नल बनने से लेकर अभी तक सुचारू तरीके से चल रहा है। टोटल 3, करीब करीब 99% नल के जल की योजना या तो बनी तो चली नहीं और या फिर चलने के बाद थोड़े दिन के बाद खराब हो गई। कुछ एरिया में यहाँ पर PHED के भी काम हुए हैं जहाँ आर्सेनिक इफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर भी नल से जल की जो योजना है वो कहीं पर मुझे लोग ऐसे नहीं मिले जो उन्होंने बताया हो कि घर पर उनके नल से पानी आ रहा है। कुछ एकाध अपवाद को छोड़ दें तो 2 योजना और जो सरकार की चर्चा वाली योजना है, एक तो जो 7 निश्चय में योजना बताई गई थी कि युवाओं को जो बेरोजगार लड़के हैं 18 साल से 35 साल तक के एज वाले हर बेरोजगार को 1000 रुपया मासिक सहायता की बात कही गई थी। मुझे लगता है कि वो स्कीम या तो शुरू नहीं हुई या कम से कम हमको अभी तक कोई ऐसा युवा नहीं मिला। मैं हर मीटिंग में ये पूछता हूँ, 18 से 35 साल के एज के बेरोजगारों को मासिक सहायता जो सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी 1000 रुपये कम से कम, वो नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई थी वो बिल्कुल ही कहीं मुझे जानकारी कोई लड़का नहीं मिला। इक्का दुक्का कहीं लड़के मिलते हैं जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा मिला है या जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है। शिक्षा को लेकर पूरे बिहार में हम लोग ये कहते रहे हैं कि बिहार में सारे लोग बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। चंपारण में भी वो देखने को मिला। मुझे अभी तक शायद ही 1-2 ऐसा कोई स्कूल मिला हो जहां बिल्डिंग, शिक्षक और बच्चे तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहां पर विद्यालय के बिल्डिंग बने हुए हैं वहां समुचित या सही संख्या में शिक्षक नहीं है। जहां पर सही मात्रा में शिक्षक हैं वहां बिल्डिंग नहीं है। जहां दोनों हैं, मुझे ऐसे भी इंस्टेंस मिले जहां बिल्डिंग भी है, शिक्षक भी है, लेकिन लड़का ही नहीं है। एक बात और जो समझ में आई सरकारी शिक्षा को लेकर कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग सरकारी स्कूलों में जिनका नामांकन है, ऐसे लोग अब नामांकन तो सरकारी में कराया हुआ है लेकिन वो पढ़ते प्राइवेट स्कूल में है, तो दोनों ही जगह उनकी नामांकन है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सरकारी उन्होंने छोड़ दिया है, या सरकारी में पढ़ रहे हैं प्राइवेट को छोड़ दिया है। इसके अलावा जो सामान्यतः बातें हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार, वो हर जगह मिला। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपये सरकार देती है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि उस 400 में जब पहला पेंशन मिलता है तो उसमें 200 रुपया लिया जाता है और हर महीने 400 रुपये में से 20 रुपया कमीशन के तौर पे, पीसी के तौर पर लोगों को देना पड़ता है। आधार कार्ड बनाने में भी लोगों को यहाँ 150 से 500 रुपये तक देना पड़ रहा है। जो अनाज की योजना है उसमें नाम, वो तो सामान्यतः जो आप लोग सुनते रहते होंगे, अनाज की जो सरकार की फ्री राशन की व्यवस्था है उसके लिए जो कार्ड बनाने की बात है उसमें लोगों ने बताया कि उनको 500 से 5000 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। मोटे तौर पर भ्रष्टाचार, अफसरशाही की बात हर जगह सुनने को मिलती है। एक और जो नई बात यहाँ समझ में आई और देखने को मिली वो है बिजली के बिल की बात। कई जगहों पर हम लोग को लगता है, पूरे बिहार के लोगों को हम लोग को लगता है कि नीतीश कुमार जी के राज में कम से कम पिछले 5-7 सालों में बिजली आ गई है। वो ठीक बात है, गांव में जाने पर बिजली हर जगह दिखी, लेकिन उसके साथ साथ हर जगह पर लोगों ने ये बताया
कि गलत बिजली का बिल आना वो एक बहुत बड़ी समस्या समाज के स्तर पर है। और हर गांव में मुझे 20, 25, 50 ऐसे लोग, ऐसे घर मिलते हैं जो बताते हैं कि उनका बिल 5,000 से लेकर 60-70 हजार रुपए तक आया हुआ है। करीब सारे गांवों में ऐसे लोग मिलते हैं जिनका बिजली का कनेक्शन इसलिए काट दिया गया है क्योंकि वो इस तरह का बिल वो दे नहीं सकते हैं। कुछ गांवों में लोग ऐसे भी मिले जिन पर फौजदारी का केस हो गया है, लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा है क्योंकि उनका बिजली का बिल उनकी नज़र में गलत आया है। 60,000, 70,000, 80,000 करके बिल आया है, इसकी समस्या है। बाकी यहाँ नहरों, जो त्रिवेणी कैनाल वाले एरिया में लोगों ने बताया कि नहर से पानी नहीं आता है, सिंचित भूमि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सो सामान्य बातें हैं जो आपकी जानकारी में होगी, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परेशानी जो इस जिले में लोगों की परेशानियाँ आपके सामने आई, मुझे लगता है इस सब की परेशानियाँ तो सही है, आपने जो बताया परेशानी उससे और भी ज़्यादा है, लेकिन इस सब के पीछे मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए दो लोगों की बहुत जरूरत है। एक तो जो जनता भ्रष्टाचार से त्रसित है वो आवाज़ उठाए। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सामने मुद्दे आते हैं, ये लोग त्रस्त तो है, लेकिन जैसे ही कहा जाता है आप इसके बारे में बोलिए, हो, अफसरशाही हो, या जितने भी समस्याओं का मैंने जिक्र किया, आपने ठीक कहा कि मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, समस्या तो इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन दो बात है, एक तो ज़मीन पर जाकर आप चूंकि जब मुद्दों को समझते हैं तो परेशानियों के कई आयाम आपके समझ में आती है जो ऐसे अदरवाइज आप बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगी। जैसे बिजली को देख के मेरे मन में बात थी कि बिजली तो कम से कम ठीक है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बिजली को लेकर जनता में बहुत परेशानी है। जो आपने बात कही उस पर आता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक करने का जो मैं अपने हर मीटिंग में कह रहा हूँ, इस अभियान के मूल में जो बात है कि जब तक आप जड़ को नहीं मजबूत करेंगे, जो पूरी व्यवस्था है उसके जड़ में जनता की जागरूकता है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, अगर जनता सही लोगों का चयन नहीं करेगी, सही जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनेगी, जनप्रतिनिधियों को ये डर नहीं होगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो चुनाव हार सकता हूं या मेरे काम के आधार पर वोट होगा, तब तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसलिए जो जनसुराज अभियान है, अगर आप मेरे कहीं भी मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनेंगे, मैं तो यही बता रहा हूँ लोगों को कि किसी भी प्रशांत किशोर, किसी अभियान, किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता के आने से आपकी स्थिति नहीं सुधर सकती है। वो सुधरेगी तब जब आप जिन मुद्दों से प्रभावित हैं, जिसकी चर्चा आप 5 साल करते हैं, उसी आधार पर अगर आप वोट करेंगे तभी स्थिति सुधरेगी। 5 बरस हम लोग ये सारे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब वोट होता है तो उस समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर अगर आप वोट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इन सारे मुद्दों से आपको निजात नहीं मिल सकता है। उसका मैं प्रमाण भी लोगों को दे रहा हूँ कि चंपारण की जो स्थिति है, ज़्यादातर विधायक और एमपी एक बार नहीं जीते हैं, 2 बार, 3 बार, 4-4 बार से जीत रहे हैं। पहले एमपी जो दोनों एमपी यहाँ पर जिले में हैं, दोनों के पिताजी पहले एमपी थे, अब लड़के एमपी हैं। तो मैं तो लोगों को ये बात बता ही रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नेता आपको ठग रहा है, तो नेता कोई आपको 1 बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है। अगर आपको कोई 4 बार, 5 बार ठग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप में और हम में वो कमी है। हम खुद ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तभी तो कोई नेता आकर ठग रहा है। और उसी चीज को, उसी जन जागृति के लिए तो पैदल चल रहे हैं। वही बात लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब आप वोट कीजिए तो इन मुद्दों पर कीजिए, अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को देखकर कीजिए। वोट उसको कीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, आपके लोगों के लिए यहाँ रोजगार दिलवाए, आपकी कृषि की समस्याओं का समाधान करे, आपके लिए अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए। ये बात तो पूरे इसके मूल में जनसुराज के तो यही बात है, लोगों को बताना, समझाना और समाज की मदद से ऐसे लोगों को चुनकर निकालना जो इससे इत्तेफाक रखते हो और ये समझते हैं कि नहीं, मिलकर ये प्रयास किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य सिर्फ समस्याओं का लिस्टिंग नहीं है। समस्याओं को आप जब देख रहे हैं, जब हम लोग चलते हैं तो इन सारी समस्याओं को तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर 2 दिन 3 दिन पर मैं रुकता हूं। मेरे साथ जो सैकड़ों दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो हर जब हम लोग 3-4 पंचायत निकल जाते हैं तो एक दिन रुकते हैं। पीछे के 4-5 पंचायतों में लोगों ने जो समस्याओं के बारे में बताया उसका संकलन करते हैं। साथ साथ हर पंचायत का विकास का एक नया परियोजना, एक नई ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ताकि जब पदयात्रा खत्म हो
तो बिहार के 8,500 पंचायत और 2,000 से ज़्यादा नगर क्षेत्रों के विकास की नई योजना आपके सामने, जनता के सामने रखी जा सके, जो वहाँ के लोगों के द्वारा बताए गए समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित हो। जैसे मैं चंपारण छोड़ने से पहले यहाँ पर जो 300 से ज़्यादा पंचायत हैं, इन सारे पंचायतों का, हर पंचायत का ब्यौरा, वहाँ की समस्याओं का और वहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है, उसके आधार पर एक नया हर पंचायत का विकास का मैनिफेस्टो बनाकर हम लोग तैयार कर लेंगे। उसमें से कुछ जरूरत होगा तो जारी भी कर देंगे। तो पीछे 1 मिनट जी बताइए। गढ़ तो कोई किसी का होता नहीं है यहाँ पर बिहार में। जो मेरा आकलन है, चंपारण उससे अलग नहीं है। ज़्यादातर लोग जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, एनडीए को वोट करते रहे हैं, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इसलिए वोट करते हैं कि उनके मन में लालू जी के जंगल राज का या लालू जी के राज का डर है। उनको लगता है कि जो भाजपा या भाजपा के नेता यहाँ कर रहे हैं या एनडीए के नेता कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई लालू जी का जो राज था उसके मुकाबले तो चलो ठीक है, कम से कम कोई गन लेकर हमको लूट नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, तो विकल्प के अभाव में भाजपा को वोट कर रहे हैं या एनडीए को वोट करते रहे हैं। एक दूसरा वर्ग जो है यहाँ पर, खासकर माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो लालू जी को या लालटेन को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकते हैं। वो वोट कर रहे हैं लालू जी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लालू जी के समर्थक हैं। जितने लोग भाजपा एनडीए को वोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो भाजपा के समर्थक हैं। विकल्प के अभाव में कई बार लोगों को ऐसा वोट करना पड़ता है। आपने कहा कि वोट किसको करना पड़ेगा। अब वोट किसको करना पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी। हम लोग का जो प्रयास है कि बिहार में विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को आप वोट न करें, इसके लिए जनता मिलकर विकल्प बनाए। अगर मैं कोई दल बना लूंगा तो मैं वो विकल्प नहीं बन सकता हूं, मेरी वो क्षमता नहीं है और ना मैं वो करना चाहता हूं। किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ दल, कोई एक दल, एक व्यक्ति अकेले बिहार की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। जब तक जनता नहीं जगेगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए जो पूरा अभियान है वो इस बात को लेकर है कि समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, समझाकर, बुझाकर, और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। सब लोग मिलकर ये तय करेंगे कि अगर दल बनाना है, विकल्प बनाना है तो लोग मिलकर बना लेंगे। लेकिन अगर दल बन भी गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, वो दल किसी एक परिवार का नहीं होना चाहिए, एक जाति का नहीं होना चाहिए। उस दल का नेता किसी एक व्यक्ति होने के बजाय दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति है, जो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है। हमारी भूमिका ये है कि इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जाए। जैसे अभी हम लोग बेतिया चंपारण का पूरा दौरा खत्म करेंगे 45-50 दिन, उसके बाद बेतिया में 13 तारीख को जिले के स्तर पर जितने लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं वो सब बैठेंगे, एक दिन पूरा बैठेंगे। उसमें इस बात की चर्चा होगी, जितनी समस्याओं को हम लोगों ने सुना, हर पंचायत की जो हम लोग ब्लूप्रिंट बना रहे हैं योजना की, उस पर चर्चा होगी, प्रखंड के स्तर पर चर्चा होगी, और इस बात को लेकर मतदान भी होगा, वोट होगा कि क्या कोई नया विकल्प बनाया जाना चाहिए, क्या जनसुराज को पार्टी बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सारे लोगों ने कहा कि पार्टी बनाना है तो उस बात को, मत को रख लिया जाएगा, अगले जिले में भी पूछा जाएगा। क्योंकि सिर्फ चंपारण के कहने से, तो सिर्फ पश्चिम चंपारण कहने से नहीं होगा, लेकिन पश्चिम चंपारण से मीडिया के सामने आप जितने लोग जिले से आएंगे, आप देखेंगे कि 13 तारीख को वहां पर इस पर मतदान होगा कि जनसुराज अभियान का आगे का कार्यक्रम, आगे जनसुराज अभियान को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए। उसमें दल बनाया जाना है कि नहीं, ये प्रश्न भी शामिल है। नहीं, देखिए, कोई जादूगर वगैरह तो कोई नहीं है, ना ही कोई किसी को चुनाव जीता हरा सकता है। चुनाव तो नेता और दल जीतते हैं, दलों के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर जीता जाता है, जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकती है। उस पूरे प्रयास में सैकड़ों लोग लगते हैं, अलग अलग तरह के लोग लगते हैं, हम लोग भी उसमें अपना कंधा लगाए होंगे। लेकिन ये आप दावा नहीं कर सकते हैं या आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम लोग किसी को चुनाव हरा जिता सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, मेरी भूमिका ये है कि इस अभियान के तहत लोगों को ये बात समझाया जाए, बताया जाए कि आपकी जो स्थिति है, जिसकी समझ आपको है, इसके आधार पर आप वोट कीजिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्गों के आधार पर वोट न करके बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर बिहार के लिए मिलकर अगर आप वोट करेंगे, सही लोगों को चुनकर लाएंगे, तो ही बिहार की स्थिति सुधरेगी। दूसरा कोई रास्ता है नहीं।
मुख्यमंत्री आपने जितवाए, लेकिन क्या कारण था कि बिहार में जो आप जन सूराज पद यात्रा कर रहे हैं? नहीं, ये जो सवाल है कि हम बिहार क्यों आए हैं, बिहार इसलिए आए हैं कि बिहार के ही लड़के हैं, यहीं जन्म हुआ, यहीं पले बढ़े, यहीं सरकारी स्कूलों में हम भी पले बढ़े हैं, यहीं पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, यहीं से पढ़कर निकले। और बिहार की जो आज दशा है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा भूखमरी के लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, ये सब बिहार में हैं। तो अगर मेरे जैसा आदमी जो इस राज्य से आता है और भगवान ने अगर कुछ शक्ति बुद्धि क्षमता दी है, अगर मेरे जैसा आदमी बिहार के सुधार के लिए कुछ प्रयास नहीं करेगा तो आखिर बिहार में कौन प्रयास करेगा। इसलिए वही सोचकर वापस आए हैं। 6 राज्य में मुख्यमंत्री हो या 8 राज्य में मुख्यमंत्री हो, एक अलग बात है। 2021 में मैंने घोषणा की है कि मुझे अब आगे जीवन में कभी किसी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करना है। मैंने अपने जीवन के लिए ये रास्ता तय किया है कि मुझे जनता के साथ काम करना है, मुझे वो काम करना है जिससे लोगों का जीवन सुधरे। और उसी के तहत, चूंकि बिहार मेरा अपना राज्य है, यहीं पर पले, यहीं पर बढ़े, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो दुर्दशा है, बदहाली है, उसको सुधार के लिए मैं अपनी तरफ से एक सार्थक सकारात्मक प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आगे समाज देखेगा, लोग देखेंगे, उनकी समझ में जो बात आएगी वो आगे करेंगे। 20 साल से सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पखनाहा में पिपरा घाट जो है वहाँ पर पुल बनाया जाएगा, लेकिन अभी जो है कभी इधर किया जा रहा है, कभी उधर किया जा रहा है, लेकिन आप जो पदयात्रा कर रहे हैं इसमें आपकी क्या? देखिए, इस तरह के जो मुद्दे हैं, जैसे पखनाहा का ब्रिज का जो मामला है, ये मुद्दे आप हर दूसरे तीसरे पंचायत में वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो आते रहते हैं। जहाँ लोग अपने कटाव की बात करते हैं, नहरों में पानी नहीं है उसकी बात करते हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पर स्कूल नहीं है उसकी बात करते हैं। ये जो ब्रिज का मामला है ये बड़ा मामला है। मैं पीछे कम से कम पिछले 15 किलोमीटर में तो ज़रूर लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी है। लोगों के मन में ये शंका है या उनको सच्चाई भी होगी कि जो पुल कई बार यहाँ तय किया गया है बनाए जाने के लिए, वो वर्षों से बना नहीं है। और जब भी वो बनाने की बात होती है तो शायद अब लोग बता रहे हैं कि उसको श्रीनगर साइड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वो लोगों की आशंका है, डर है, वो लोग चाहते हैं कि जो पहले का प्लान था उसके हिसाब से बने। ये कल मुझे लोगों ने कल और परसों 2 दिन की यात्रा में मुझे भी सुनने को मिला है, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति क्या है, सरकार की उस पर योजना क्या है, सरकार क्या करना या नहीं करना चाहती है, उसकी मुझे पूरी समझ और पूरी जानकारी अभी नहीं है। 1-2 दिन में कल मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं इसको देखूंगा, समझूंगा, तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। मेरा ये स्वभाव नहीं है कि मैं जिस विषय को नहीं जानता हूं पूरी तरीके से उस पर अननेसेसरी कुछ टीका टिप्पणी करूं। बलिदान और मेरे क्रम भूमि पर आने के लिए स्वागत। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपके जन स्वराज से कुछ लोग जागरूक हो जाए, जो अपने और अपने बच्चे के भविष्य में सोचे और कुछ करने का ठाने और कुछ बदलाव हो, इसके लिए बधाई। मेरा यह सवाल सभी लोग का जो मुद्दा जिसका सवाल लगा था, जब इतनी सुंदर आप काम कर रहे थे, 6 मंत्री यहाँ देश के प्रधानमंत्री और वैसा प्रधानमंत्री दिया कि जो गोदरा कांड का उचित रहा, जो कई ऐसे कांडों का उचित रहा ना, जिसकी वजह से जो आज परेशानियाँ है, मीडिया को भी परेशानी है, बेरोजगारी की भी परेशानी है, युवाओं को भी परेशानी है, वैसे प्रधानमंत्री के सहयोग आपका सबसे बड़ा हाथ रहा है। और यह पूरा देश मानता है, यह पूरा देश मानता है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनी है। तो इतना सुंदर जो बेहतर काम आपका चल रहा है, रोजगार था आपका, कुछ रोजगार दिए हुए थे, कुछ लोग का उसको भरण पोषण हो रहा है। तो फिर इस पदयात्रा का मूल मंत्र क्या और भविष्य में इसका क्या निर्णय लिया जाएगा इस पदयात्रा से, और इसमें आप कितना जिम्मेवार अपने को समझते हैं कि ऐसा एक प्रधानमंत्री हो गया जो देश के सिस्टम को पर खतरा बना हुआ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे किसान हो, सभी जगह सभी मुद्दों पर वो खतरा हो रहा है। सिंगल व्यक्ति है जो न्यायालय से लेकर मीडिया तक को तबाह किया, और इस बात को आप कितना गंभीरता से लेते हैं और अपनी कमी को इसमें क्या देखते हैं? देखिए, आपने जो वक्तव्य दिए उस पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपका आकलन है। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को किसी भी विषय, व्यक्ति या स्थिति के आकलन की स्वतंत्रता है। अगर आपने किसी की मदद की, पहली बात तो आप जो कह रहे हैं कि मैंने बनाया,
तो मेरी क्षमता को शायद आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर आंक रहे हैं। मैं किसी को बना नहीं सकता हूँ, किसी को बिगाड़ नहीं सकता हूँ। जो मैंने पहले भी कहा, जो नेता, जो दल चुनाव जीतते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रयास से नहीं जीतते हैं। उस दल की अपनी ताकत होती है, उसके कार्यकर्ताओं का परिश्रम होता है और सबसे बढ़ के जनता का समर्थन और आशीर्वाद होता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि देश के 20 करोड़ लोगों ने उनको वोट किया है, वो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं है। ममता बनर्जी इसलिए बंगाल की मुख्यमंत्री हैं क्योंकि बंगाल के लोगों ने उनको वोट किया है, वो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं है। प्रशांत किशोर जैसे लोग उसमें कुछ अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। दूसरी जो आपने बात कही कि ये सारा कुछ करने के बाद आप बिहार आए हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, ये ठीक बात है, ये सवाल जायज़ है। 10 साल काम करने के बाद, इतने बड़े स्तर पर काम करने के बाद और समाज की नज़र में सफलता पाने के बाद मैंने उस काम को 2021 में, जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उसी दिन छोड़ा है। सार्वजनिक तौर पर मैंने घोषणा की कि अब मैं, डेट याद रख लीजिए, 2 मई 2021 को मैंने सार्वजनिक घोषणा की है कि मैं अब जीवन में आगे किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करूंगा। ऐसा क्यों है? जैसा आप बता रहे हैं कि उसी काम को करके देश भर में इतना नाम कमाए हैं, बड़े बड़े नेताओं दलों के साथ उठते बैठते रहे हैं। लोग बताते हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए मुझे मिलते थे। तो इस सब होने के बावजूद आखिर उस काम को क्यों छोड़ दिया? काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 10 साल वो काम करके ये अनुभव हुआ, देखा बहुत नज़दीक से कि जब आप किसी को मदद करते हैं और कोई नेता, कोई दल चुनाव जीत जाता है तो सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपके मन का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, MP विधायक हो जाए तो लोगों की जिंदगी उससे बदल जाए। इसीलिए मैंने अपने जीवन के लिए तय किया कि भाई अब मुझे ये काम नहीं करना है। अगर मुझे भगवान ने कोई क्षमता दी है, अगर बुद्धि दी है, तो मैं आने वाले अपने जो जीवन है उसको जनता के साथ ऐसा काम करने में लगाना चाहिए मुझे जिससे जनता की जिंदगी बदले। और वही सोच के 1 साल तक बैठे रहे, सारे विकल्पों को देखा, जांचा, परखा, कई तरीके के चीज़ों को मूल्यांकन किया। करने के बाद तय किया कि नहीं, अपने राज्य जहाँ से मैं कि पैदल चलने से बिहार की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन पैदल चलने से, लोगों से मिलने से इतना जरूर होगा कि शायद मुझे बिहार के लोगों की, बिहार के समाज की, लोगों की परेशानियों की, लोगों की संभावनाओं की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले। और अभी कोई ना चुनाव है, ना मैंने कोई पार्टी बनाया है। मैं सबसे पहले समाज और समाज की परेशानियों को समझना चाहता हूँ। मैं उनको अपनी बात बताना चाहता हूँ। ये भी बताना चाहता हूँ कि समाज में ये ताकत है कि वो आपस में मिलकर एक नया बिहार बना सकते हैं। ये जो पूरा अभियान है, ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का, इस पूरे खर्च की व्यवस्था उन लोगों से की जा रही है जिनको पीछे 10 साल में मैंने मदद करी है। ये मैं कोई विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, नेता हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी ये कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया लिया है। ये जो पूरा खर्च है वो उन राज्यों के पार्टियां, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के नेताओं के माध्यम से के मदद से हो रहा है, जिनको मुख्यमंत्री बनने में, जहाँ चुनाव जीतने में मैंने मदद की है पिछले 10 साल में। उनसे आज मदद मांग रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक नया प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद कीजिए। मान लीजिए कि बिहार में चचा भतीजा की सरकार है, ये आधा राज्य इन लोगों ने जीता हुआ है, तो वो उनको पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो बिहार के लोगों से ही पैसा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार से पैसा ले रहे होंगे या समाज से पैसा ले रहे होंगे। मैं उस विषय में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो अगर आधा राज्य चलाने वाली पार्टी जदयू या RJD, उनके पास पैसे की व्यवस्था हो सकती है, तो मेरी मदद से जो लोग 6 राज्य में जीतकर आज बैठे हुए हैं, हमको थोड़ा बहुत पैसा नहीं मिल जाएगा? दूसरी बात कि जो पैसे का खर्च है, जब आप पार्टी बनाएंगे तब ज़्यादा खर्च होगा। उसके लिए मैंने पहले भी बताया है पत्रकारों के माध्यम से, बिहार में क्राउड फंडिंग का भारत में ने न देखा हो इतना बड़ा प्रयास मैं शुरू कर रहा हूं, ताकि बिहार के लोगों के छोटे मदद से, छोटे कंट्रीब्यूशन से एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके। जैसे मान लीजिए कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया भी चंदा दे दें तो 200 करोड़ रुपया हो गया। उससे आप स्वच्छ पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और आप सिर्फ 10 दिन और रुक जाइए, नवंबर महीने में इस व्यवस्था को हम लोग लागू करेंगे और आप देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर
बिहार में इस चीज को स्वच्छता से और ट्रांसपेरेंटली किया जा रहा है। 2011 से पहले देश में किसी को पता नहीं था कि सोशल मीडिया का प्रयोग हो सकता है चुनाव प्रचार के लिए। आप देख रहे हैं कि उस चीज को कितने बड़े स्तर पर किया गया। तो बिहार देश ने क्राउड फंडिंग, मतलब पब्लिक, जो पहले पुराने जमाने में होता था, आप लोगों ने देखा होगा, नेता आते थे, चादर बिछाते थे जिसमें आप 54 58 1 रुपए डालकर पैदा समाज की मदद से सामाजिक संगठन या कार्यक्रम चलते थे। उसका आज का वर्जन कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार और बिहार से जुड़े हुए लोग 100 रुपया 200 रुपया का योगदान कर सके, ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में बनवा रहा हूं। उसमें दिक्कत यह है कि जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाना है ताकि आप बॉम्बे में बैठे हुए बिहारी 100 रुपया डोनेशन कर रहे हैं तो आप कर सकें और देख सकें कि वो 100 रुपया कहाँ गया और कहाँ खर्च हुआ, उसकी व्यवस्था मैं बनवा रहा हूं। जैसे ही बन जाएगा तो आपको वो दिखेगा, लेकिन आप एकदम आश्वस्त रहिए कि ये जो पूरा अभियान है जिसकी शुरुआती फंडिंग या जिसकी फंडिंग की शुरुआती सहायता उन राज्यों से आ रही है, उन राज्यों के लोगों, पॉलिटिकल लोगों से आ रही है जिनकी मैंने पीछे मदद की है, ये आगे की व्यवस्था बिहार के लोगों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के माध्यम से ही किया जाएगा।